हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम के हेल्प से स्फीयर्स के लिए इंटेंसिटी और पोटेंशियल्स देखे थे और फिर उसके लिए न्यूमेरिकल्स किए थे। अब हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फॉर कंडक्टर ऑफ एनी शेप, सपोज वी हैव अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप एंड साइज। ये एक कंडक्टर है जिस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब इस कंडक्टर की वजह से मैं इसके आसपास किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ कि मैं इसका एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लूँ, इतना छोटा एरिया जिसको कि एक प्लेन एरिया, एक एक फ्लैट सरफेस एरिया कंसिडर किया जा सके। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सरफेस एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो सरफेस एरिया है इसके परपेंडिकुलर मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लेता हूँ। अगर मैंने इसके परपेंडिकुलर एक सिलेंडर बना लिया तो इस सिलेंडर से लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से निकलेंगी, क्योंकि ये नीचे वाला जो सरफेस एरिया है वो एकदम फ्लैट है और बहुत ही छोटा है। सपोज वो सरफेस एरिया है डेल्टा ए, तो इस डेल्टा ए सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही होगी और ई का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तो अगर मैं इसमें गॉसेस थ्योरम लगाऊं, ई डॉट सरफेस एरिया बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सरफेस पर सिग्मा थी तो यूनिट एरिया में चार्ज था सिग्मा, तो डेल्टा ए एरिया में होगा सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह मैं जानता हूं कि किसी भी कंडक्टर में चाहे उसका शेप और साइज कुछ भी क्यों ना हो, उसकी सरफेस के आसपास इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही रिजल्ट हम लोगों ने स्फीयर की सरफेस पर भी देखा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहां से भी हम कोरिलेट करके देख सकते हैं। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर सरफेस के आसपास इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कंडक्टर का सरफेस बाय डिफॉल्ट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर है, किसी भी शेप और साइज का कंडक्टर है, तो ये किसी भी शेप और साइज का जो कंडक्टर है इसका आप कोई भी पॉइंट चुन लो, ए बी सी डी, कोई भी पॉइंट चुन लो, इन सब पर पोटेंशियल तो सेम ही होगा, क्योंकि जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है किसी भी कंडक्टर। हम इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसका जो छोटा छोटा हिस्सा है वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है। जो जितना फ्लैट है वो उतनी बड़ी रेडियस के स्फीयर का पार्ट है, जो जितना कर्व्ड है वो उतने छोटे रेडियस के स्फीयर का पार्ट है, और जो जितना शार्प होता जा रहा है वहां पर रेडियस कम होती चली जा रही है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं इस जगह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो देखिए कि सभी जगह पर चार्ज बराबर बराबर फैला होगा, लेकिन जब हम पॉइंटेड एंड्स के पास पहुंचेंगे तो पॉइंटेड एंड्स के पास एरिया कम होगा, इसलिए शार्प एंड्स जो होंगे वहां पर चार्ज क्यू तो वही होगा, लेकिन सरफेस एरिया, क्योंकि अगर हम सिग्मा को देखें तो अगर हम इन सबको स्फीयर का हिस्सा मान लें छोटा छोटा, तो वो होगा हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यानी सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर। और आर हर जगह पर अलग अलग आएगा, जितना फ्लैट एरिया होगा उतना बड़ा रेडियस होगा और जितना शार्प होगा उतना छोटा रेडियस होगा। इसलिए सबसे ज्यादा सिग्मा
होगा शार्प एंड पे, और क्योंकि शार्प एंड्स पर सिग्मा सबसे ज्यादा होगा, इसलिए शार्प एंड्स पर इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए जब हमारे पास कोई कंडक्टर होता है तो उसकी शार्प एजेस के पास इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो सी पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम इंटेंसिटी होगी डी पर, उससे कम इंटेंसिटी होगी बी पर, और सबसे कम इंटेंसिटी होगी ए पर। जबकि पोटेंशियल हर एक पॉइंट का सेम होगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर चाहे वो किसी भी शेप और साइज का हो, उसमें इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो सिग्मा है वो सबसे ज्यादा होता है नुकीले सिरों पर, शार्प एंड्स पर। इसलिए इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड्स ऑफ कंडक्टर और कोरोना डिस्चार्ज। मान लीजिए हमारे पास ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है, लेकिन इसमें एक शार्प एज पॉइंटेड एंड है। क्योंकि ये हमारे पास एक पॉइंटेड एंड वाला कंडक्टर है, पॉइंटेड एंड्स पर हम पढ़ा ही चुके हैं कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब जितनी इंटेंसिटी यहाँ कहीं पर भी होगी, उस सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पॉइंटेड एंड पर होगी, यानी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा इसके चारों। इसकी वजह से इसके चारों तरफ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज्ड हो जाएंगे। मतलब वैसे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन उनका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पोलराइज हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने पर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कंडक्टर में चला जाएगा, और यहाँ पर केवल पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इसका मतलब इसके चारों तरफ की जो एयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि एक स्प्रे गन की तरह ये जो कंडक्टर है ये अपना पॉजिटिव चार्ज हवा में फेंक रहा है। आप इसको एक स्प्रे पंप मान सकते हैं जो अपना पॉजिटिव चार्ज हवा में फेंक रहा है। ठीक है, अगर हम इसको किसी सोर्स से जोड़ दें, किसी बड़े रिजर्वायर से जोड़ दें जिसमें खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है, खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है, एक बड़े रिजर्वायर से जोड़ दो, तो ये कंडक्टर कभी कंप्लीटली चार्ज नहीं हो पाएगा। ये एक ऐसी डिवाइस बन गई जो सोर्स से चार्ज ले रही है और हवा में पंप कर रही है, यानी उसको स्प्रे कर रही है। इस तरह से शार्प एंड से चार्ज का लीक होना कहलाता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज मीन्स लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम द शार्प एजेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो उस चार्ज से बाहर हवा जो है वो चारों तरफ चार्ज होने लगती है। ये जो चार्ज एयर है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक विंड। मतलब हमारे पास एक डिवाइस बन गई जिससे हम स्प्रे कर सकते हैं चार्ज को। अब इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो, या तो आप ये बोल सकते हो कि इसने एयर में से नेगेटिव चार्ज सक कर लिया, या आप बोल सकते हो कि इसने पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कर दिया। ठीक है, तो हमने एक स्प्रेयर बना लिया जिससे कि हम चार्ज को बाहर फेंक सकते हैं, या बोलें कि हवा से चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव चार्ज, एक ही बात है, जैसे भी सोचना चाहे। वैसे एयर दुनिया का बेस्ट इंसुलेटर है, लेकिन आपने देखा है कि लाइटनिंग क्रैक होती है। तो इसका मतलब लाइटनिंग क्रैक हो रही है, मतलब चार्ज एयर के थ्रू पास हो रहा है। क्योंकि एयर या किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, वो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जब तक कि वो एक डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा का वोल्टेज लगा दिया जाए तो एयर जो है वो कंडक्टिंग मीडियम बन जाएगा, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो समझिए कि ये क्लाउड्स हैं और ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन से ये चार्ज हो जाते हैं। समझिए कि इन क्लाउड्स पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जब ये क्लाउड्स इसके ऊपर आएंगे तो इंडक्शन से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा।
जिससे कि यहाँ एक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। और अगर इस फील्ड की स्ट्रेंथ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हो गई तो यहाँ पर ये पूरा चार्ज इस बिल्डिंग पर गिर जाएगा, यानी लाइटनिंग क्रैक हो जाएगी, जिससे कि इस बिल्डिंग में डैमेज हो जाएगा। अब अगर हमें लाइटनिंग क्रैक होने से बचाना है तो हम लगाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अब लाइटनिंग कंडक्टर कैसे काम करता है देखते हैं। समझो कि ये क्लाउड्स हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज है मान लिया, और ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अगर हम इस पर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा दें, लाइटनिंग कंडक्टर मतलब शार्प एंड्स वाला एक कंडक्टर, और जो ले जाके हम अर्थ में ग्राउंडिंग कर देते हैं एक वायर की सहायता से। वायर जाएगा ऊपर से और वायर के थ्रू इसको ग्राउंडेड कर। अब जैसे ही यहाँ क्लाउड्स आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अब ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ने लगेगी, यहाँ से ये अर्थ में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नेगेटिव चार्ज को स्प्रे करने लगेगा। यहाँ जब ये नेगेटिव चार्ज को स्प्रे करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स तक चला जाएगा, जिससे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कि जो लाइटनिंग ऊपर से नीचे क्रैक होना चाहिए था उसको लाइटनिंग कंडक्टर ग्रेजुअली नीचे से ऊपर की तरफ क्रैक करवा रहा है, और वो अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींच के ऊपर देता चला जा रहा है, ऐसा मान सकते हैं आप। जिससे कि ये बिल्डिंग सेफ बची रहेगी, क्योंकि हमने उससे चार्ज को स्प्रे करा दिया, ऊपर स्प्रे कर रहा है वो चार्ज को, और लाइटनिंग कंडक्टर ने इसको लाइटनिंग को क्रैक होने से बचा लिया। मुझे लगता है कि भगवान शंकर, ये भगवान शिव है, जब हिमालय पर बैठते होंगे तो बगल में एक लाइटनिंग कंडक्टर गाड़ देते होंगे, जिस पर से लाइटनिंग क्रैक होने से उनको बच जाती होगी, उनको सेफ रखती होगी। और लोग इसको त्रिशूल लेकर अब घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लॉजिकली भगवान शंकर थे या कोई भी शिव नाम की चीज थी और वो वहां पर इतनी ऊंचाई पर पहाड़ पर बैठते थे, तो वहां तो क्लाउड्स आसपास ही होते हैं, तो लाइटनिंग क्रैक होने का खतरा तो बना ही रहता होगा। तो उन्होंने जुगाड़ बनाया होगा कि एक मेटेलिक कंडक्टर को जिसमें शार्प एजेस हो उसको बगल में गाड़ के बैठ गए होंगे कि आसपास से अगर क्लाउड्स आए और वहां से इंडक्शन हो और लाइटनिंग क्रैक होना चाहे तो उसके थ्रू क्रैक होके जमीन में चली जाए और वो सेफ बच जाए, उनके आसपास फील्ड नहीं डेवलप हो पाए इतना स्ट्रॉन्ग। इसके लिए शायद उन्होंने एक लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल किया होगा, जिसको आजकल हम लोग त्रिशूल बोल देते हैं। अगर मैं अपने हाथ में एक कील ले लूं और किसी मेथड से मैं अपने ऊपर खूब सारा चार्ज ला सकूं, और अगर मैं इस कील को ले जाके किसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में ले जाऊंगा तो लाइटनिंग क्रैक हो जाएगी इससे। यानी आप खुद भी लाइटनिंग क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ह्यूज वोल्टेज अपने ऊपर लाना पड़ेगा। और अगर आप मेटेलिक एक शार्प एज वाला कंडक्टर ले लें और उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में ले जाएं तो आप हवा में लाइटनिंग डिस्चार्ज होते हुए, चार्ज को डिस्चार्ज होते हुए, लाइटनिंग क्रैक होते हुए देख सकते हैं। ये समझिए कि मैं हूं और मेरे शरीर का सबसे शार्प पॉइंट जो है वो ये मेरी फिंगर है, जिसको मैं अभी इस मेटेलिक नॉब से, जो कि इस डोर में लगा हुआ है, उससे थोड़ा दूर रख लेता हूँ। बाकी मैं एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे अंदर जो भी चार्ज है वो ग्राउंडेड नहीं हो सकता। जब मैं अपने पैर को इंसुलेटिंग स्टैंड से रब करूंगा तो यहाँ चार्ज मेरे ऊपर आने लगेगा और फ्रिक्शन से धीरे धीरे मेरे ऊपर चार्ज बढ़ने लगेगा। तो ऐसे मैं अपने पैर को घिसूंगा यहाँ पे, और अब मैं तेजी से इसको घिसूंगा तो ये चार्ज, मैं कंडक्टर हूँ इसलिए मेरे ऊपर फैलने लगेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं अपने
रब किया और बहुत सारा चार्ज मेरे ऊपर इकट्ठा हो गया। रब करते जा रहा हूँ, चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, रब करते जा रहा हूँ, चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है। अब मैं अपनी फिंगर को, जो कि सबसे शार्प पॉइंट है मेरी बॉडी का, जैसे ही मैं इस हैंडल के करीब लाऊंगा और बीच की जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी और यहाँ से कोरोना डिस्चार्ज होगा, तो ये पूरा चार्ज लाइटनिंग क्रैक होती है उस तरह से इस नॉब पर जाकर गिरेगा, क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा इंडक्शन हो रहा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा चार्ज उस नॉब में डिस्चार्ज हो गया। अब अगर मैं इस हाथ को नॉब के पास ही रख दूं और नॉब के पास रखने के बाद अपने पैर को रब करूं, तो आप देखेंगे कि कोरोना डिस्चार्ज को होते हुए देखेंगे और लगातार ये मेरी बॉडी एक स्प्रे पंप बन जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज लगातार इस नॉब में जाएगा जैसे जैसे मैं रब करूंगा। बिल्कुल कुछ इसी तरह लाइटनिंग कंडक्टर का बिहेवियर होता है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर हो। ये एनर्जी आई कहां से? क्योंकि वो फील्ड हमने ही बनाया होगा। क्योंकि जब हम किसी चार्ज को असेंबल करते हैं, एक ही सरफेस पर चार्ज डालते डालते जाते हैं, तो उस चार्ज को डालने में वर्क करना पड़ता है और वो जो वर्क हम करते हैं वो आसपास फील्ड में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो यूनिट वॉल्यूम में ई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इंसान को जितना काम करना पड़ेगा वो है एनर्जी डेंसिटी। ये उसका फिजिकल मीनिंग है। चलिए अपन कोशिश करते हैं। तो मेरे पास दो प्लेट है, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। एक पर प्लस क्यू चार्ज है और एक पर माइनस क्यू चार्ज है। दोनों का एरिया सेम है, ए। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई। लेकिन अगर टेक्निकली सोचा जाए तो ये ई1 प्लस ई2 से बना होगा, जिसमें ई1 फर्स्ट प्लेट की वजह से इंटेंसिटी होगी और मुझे लगता है कि ई1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ई2 की वैल्यू भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर ये ई1 भी इधर होगा और ई2 इधर होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। एक पॉजिटिव की वजह से है अवे फ्रॉम द चार्ज, एक नेगेटिव की वजह से है टुवर्ड्स द चार्ज, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी आ जाएगी ई बराबर ई1 प्लस ई2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कभी हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखना पड़ी तो हम ई लिखेंगे, जो कि इनके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो वहां पर है। पर अगर हमें इंडिविजुअल एक एक प्लेट के फील्ड की जरूरत पड़ी तो हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने में, बनाने में जो काम करना पड़ता है वो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगा। अब प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के बीच में तो फील्ड है। अगर मैं इनकी सेपरेशन इंक्रीज कर दूं तो जहां फील्ड नहीं है वहां भी बन जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस प्लेट नंबर 2 को यहां पर शिफ्ट कर दूं, उसके लिए मैं मयंक जोशी इसको खींच के ले जाऊं फोर्स वोर्स लगा के, तो ये जो खाली इलाका है अभी जिसमें फील्ड नहीं है, वहां भी फील्ड ये का यही स्टेब्लिश हो जाएगा। अब अगर मैं इसको x डिस्टेंस खिसकाता हूँ, x डिस्टेंस डिस्प्लेस करता हूँ, तो मैंने x इंटू ए वॉल्यूम में फील्ड जनरेट कर दिया। ax वॉल्यूम में नया फील्ड जनरेट कर दिया। इस फील्ड को जनरेट करने के लिए मैंने जितना वर्क किया वो मिनिमम वर्क जो मुझे इसको खिसकाने में करना पड़ा होगा वो यहाँ फील्ड में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब साहब इसके लिए मैं फोर्स कितना लगाऊं? तो मुझे उतना ही फोर्स लगाना चाहिए जितना कि प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 पे अंदर की तरफ लगा रही है।
अगर मैं ये पता कर लूं कि प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 पर कितना फोर्स लगा रही है और मैं कम से कम उतना ही फोर्स इस पर इस तरफ लगाने लगूं, तो ये प्लेट चल जाएगी और तब मैं इसे डिस्प्लेस कर पाऊंगा। तो मेरा पहला लक्ष्य है कि मैं ये पता लगा लूं कि प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो वो फोर्स जो दूसरी प्लेट पर पहली प्लेट लगा रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन से दूसरी प्लेट का ले लो चार्ज, जो कि माइनस का है, जिसकी वजह से डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट आएगी, इसलिए मैंने माइनस तो लिखा नहीं, डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड में डील कर रहा हूं। और इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट, क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि पहले वाले के फील्ड में दूसरी प्लेट रखी हुई है। तो इसलिए हमारे पास आ गया Q, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साहब, यहां तक समझ बैठ गई। अब इतना का इतना फोर्स मुझको लगाना पड़ा होगा, तब ये चलेगा। और अच्छा दिखाना है तो हम Q की वैल्यू रख लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। सो इसलिए ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया इनटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये हो गया मेरे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब मैं मयंक जोशी अगर इसको x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया होगा, तो मैंने कितना काम किया होगा? इसको डिस्प्लेस करने में? वर्क डन बाय मयंक जोशी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ mj इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो मैं वर्क कर रहा हूं, यही इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये आ रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a इनटू x। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं इसमें एप्सिलॉन नॉट से भी मल्टीप्लाई कर लूं, तो मयंक जोशी का वर्क डन हो रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a इंटू एक्स को तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख सकता हूं ये वाला E, जो इनके बीच का असली इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक। तो मयंक जोशी को वर्क करना पड़ा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ये उस पूरे वॉल्यूम में मयंक जोशी के काम करने से एनर्जी स्टोर हो गई। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वॉल्यूम ए एक्स, वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। अब अगर मेरे को चाहिए यूनिट वॉल्यूम में स्टोर, मतलब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होगी वो एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर हुई है, तो वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपको इतना वर्क करना पड़ेगा किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने, मतलब जो इतने दिन से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं वो इंसान ही बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंसान क्रिएट करता है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वो एनर्जी है जो हमें स्पेंड करना पड़ेगी एक क्यूब जिसकी साइड 1 बाय 1 बाय 1 है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम वाले क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट करने की। क्योंकि ई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर यूं ही नहीं बन जाएगा, वो आपसे काम करवाएगा। चाहे आप चार्ज को फ्रिक्शन से ला रहे हो, इंडक्शन से ला रहे हो, आपको चार्ज एरे को असेंबल करने में वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क आप करेंगे वो उस चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड है
उसमें स्टोर हो जाएगा। यानी फील्ड और कुछ नहीं है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है जिस पर कुछ चार्ज है। मैंने इसमें नीचे एक होलो स्पेस इसलिए रखा है ताकि मैं वहां पर कोई दूसरा चार्ज स्फीयर इंसर्ट कर सकूं। जैसे कि कल मैंने एक सवाल करवाया था जिसमें एक आउटर स्फीयर था, एक इनर स्फीयर था, और मैंने वहां पर मैथमेटिकली प्रूव किया था कि अंदर वाला स्फीयर जो है उस पर पोटेंशियल ज्यादा ही होगा। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक स्फीयर है जो चार्ज है, तो इसके बाहर बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक छोटा स्फीयर है जिस पर चार्ज है Q, और इसके पास एक इंसुलेटिंग हैंडल है जिससे हम इसे पकड़ के और इस स्फीयर के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो हम इस इंसुलेटिंग हैंडल की मदद से इस स्फीयर को इस बड़े स्फीयर के अंदर इंसर्ट करेंगे, कुछ इस तरह से। लेकिन ये प्रोसेस जितनी आसान दिखाई दे रही है उतनी आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि वो तो किसी भी स्फीयर के अंदर जब आप उसे चार्ज देते हैं तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और नेचर चाहती भी यही है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप इस स्फीयर को अंदर इंसर्ट करेंगे, इसको इंसर्ट करने पर यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और अभी अभी जो पढ़ाया है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए काम करना पड़ेगा, जो कि इसके चारों तरफ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि फील्ड हमेशा होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ही तब हो सकता है जब अंदर वाले गोले की सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा हो और बाहर वाले गोले की पोटेंशियल पे सरफेस कम हो। तो सर ये पोटेंशियल बढ़ कैसे गया? क्या जी अब ये स्फीयर बाहर था तब भी इसका पोटेंशियल ज्यादा था? नहीं, हमने जब इसको इस स्फीयर के अंदर इंसर्ट किया तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इसको बनाने के लिए हमने जो काम किया उस काम की वजह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। यानी चार्ज देकर तो पोटेंशियल इंक्रीज किया ही जा सकता है, मैकेनिकल वर्क करके भी पोटेंशियल इंक्रीज किया जा सकता है। ये अंदर जाना ही नहीं चाहता स्फीयर, हम इसको जबरदस्ती अंदर ले गए होंगे। जब जबरदस्ती अंदर ले गए होंगे तो उसके लिए प्रकृति ने, नेचर ने हमसे काम करवाया होगा। वो जो काम हमने किया होगा वो इसके चारों तरफ फील्ड के फॉर्म में, इसके चारों तरफ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। मोर ओवर अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर की तरफ फील्ड बन ही तब सकता है जब अंदर वाले स्फीयर पर हायर पोटेंशियल हो और बाहर वाले स्फीयर पर लोअर पोटेंशियल हो। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है कि सपोज हमारे पास एन ड्रॉपलेट्स हैं और हर एक ड्रॉप की रेडियस है स्मॉल आर, और हर एक ड्रॉप पर चार्ज है स्मॉल क्यू। हम इन सभी को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि नए ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा, नए ड्रॉप की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, सब कुछ देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें मिक्स करके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। 4/3 पाई आर क्यूब अगर बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम है, तो वो होगा एन टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा एन की पावर 1/3 आर। चार्ज ऑन वन बिग ड्रॉप
इक्वल टू होगा n टाइम्स चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप। बड़े ड्रॉप का चार्ज होगा n टाइम्स एक स्मॉल ड्रॉप का चार्ज, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है किसी भी प्रोसेस में। तो जब हम बड़े ड्रॉप को बनाएंगे कई सारे छोटे ड्रॉप से मिला के, तो भी चार्ज कंजर्व होगा। और बोल मत यार। अब अगर निकालना है पोटेंशियल ऑफ वन बिग ड्रॉप बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल क्यू को लिख सकते हैं एन स्मॉल क्यू, और आर को लिख सकते हैं एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। इस तरह ये हो गया एन की पावर 2/3 के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। इसलिए बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया एन रेज टू दी पावर 2/3 एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। अब अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ वन बिग ड्रॉप, तो एक बड़ी ड्रॉप के लिए सेल्फ एनर्जी होगी उस बड़ी ड्रॉप का चार्ज टाइम्स उसका पोटेंशियल बाय 2। यही पढ़ा था हमने। बड़ी ड्रॉप के चार्ज को लिख सकते हैं एन टाइम्स स्मॉल एक स्मॉल ड्रॉप का चार्ज, और बड़ी ड्रॉप के पोटेंशियल को लिख सकते हैं एन की पावर 2/3 एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। इसलिए ये हो गया एन की पावर 5/3 क्यू स्मॉल वी स्मॉल बाय 2। यानी बड़ी ड्रॉप जो है उसके पास जो एनर्जी होती है मिक्स करने के बाद एन स्मॉल ड्रॉप्स को, वो एक स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी को एन रेज टू दी पावर 5/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन बराबर 27 वाटर ड्रॉपलेट्स ले लूं, तो जो बड़ी ड्रॉप की रेडियस बनेगी वो एन की पावर 1/3 एक छोटी ड्रॉप की रेडियस बनेगी, तो 27 रेज टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर होगा, मतलब 3r होगा। अगर एक बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल देखें तो वो n की पावर 2/3 एक छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल होगा, यानी 27 की पावर 2/3 एक छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल होगा, मतलब 9 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप होगा। और जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो एक बड़ी ड्रॉप की एनर्जी n की पावर 5/3 एक छोटी ड्रॉप की एनर्जी होगी, तो 27 की पावर 5/3 एक स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी, मतलब 243 एक स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी। तो अगर 243 टाइम्स एनर्जी हो गई, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इमेजिन करते हैं कि अगर 1 कूलाम एनर्जी थी हर एक ड्रॉपलेट के 1 जूल एनर्जी थी हर एक ड्रॉपलेट के पास, तो यार एनर्जी कंजर्वेशन से तो उनकी टोटल एनर्जी 27 जूल होना चाहिए, और मिलाने पे भी 27 हो जाना चाहिए। जैसे चार्ज कंजर्व है, तो अगर 1 कूलाम चार्ज था तो सबको मिलाने पर 27 कूलाम चार्ज हो जाएगा। ये इतनी भयंकर 243 जूल कैसे हो जाएगी? यस, बात वहीं आ गई कि अगर हर एक ड्रॉपलेट पर पॉजिटिव चार्ज था, वो मिलना ही नहीं चाहती थी। हमने उन्हें वर्क डन करके मिलाया, और वही वर्क डन है जो यहाँ पे आपको एनर्जी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब इंसान को किसी भी चार्ज को असेंबल करने में काम करना पड़ता है, फील्ड को क्रिएट करने में काम करना पड़ता है।